डाउट अपने को कल वाली क्लास में, कल अपना जो कुछ भी था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, हाँ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, तो उसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ये कैसे पहचानेंगे कैरेक्टरिस्टिक वाला और कंटिन्यूअस वाले वो कैसे पहचानेंगे, वो अलग वाला वो अलग। ये किसने पूछा था? मैंने मतलब अब कैसे पता लगेगा? मैंने नाम बताओ। ऋषिकेश। अच्छा ऋषिकेश ने पूछा था, तो ऋषिकेश का आज डाउट अपन खत्म कर देंगे। और कोई समस्या? एनीवन? होमवर्क में कुछ? नो? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास को छूता हुआ आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये थोड़ा सा मैं और आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। जैसे अपन यहाँ पे ये ऑर्बिट बनाते हैं, है ना, ये ऑर्बिट मैंने बना दिया, तो क्या ऑर्बिट क्या ऐसा सर्कल दिखेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे घूमता हुआ दिखेगा अपने को? नहीं फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? सर्कुलर नहीं रहता है वो, फिर कैसा रहता है? तो वेव जैसा रहता अच्छा, और बोलो क्या सर? कि भाई ये जो सर्कुलर पाथ है एकदम ऐसे चकाचक सर्कुलर दिखता है क्या अपने को? और नहीं, उसमें से इलिप्टिकल रहता है। नहीं इलिप्टिकल रहता क्या होता है? है। इलिप्टिकल रहता सर। इलिप्टिकल रहता है। अच्छा, पता नहीं यार, शायद तुम गड़बड़ हो रहे हो। देखो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली तुमने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर तो देखा होगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो साई स्क्वायर वगैरह ये सब देखा होगा केमिस्ट्री में। यस। साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा बोला होगा सर ने कुछ, हाँ है ना? बोला था। अरे हाँ, पीछे सर। क्यों पलट रहे हो यार? पीछे अपने फिजिक्स की कॉपी में थोड़ी ना दिखेगा। मिला मतलब याद आया? हाँ सर। हाँ, याद है। तो अब देखो क्या है कि वो जो प्रोबेबिलिटी था वो क्या था? वो था मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसा बना तो देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एकदम यहीं चकाचक यहीं पर मिला है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है कि भाई यहाँ मिलने की, इस लोकेशन पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस लोकेशन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसकी जो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेव बोलते हैं। तो ऐसा किसी भी पार्टिकल जो एकदम इतना छोटा सा पार्टिकल है उसकी लोकेशन और स्पीड एक साथ फाइंड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होता है ना, एच अपॉन 4 पाई ऐसा कुछ होता है। है। सुना है क्या ये? हाँ सर, हाँ सर। है ना? ये क्या बोलता है कि अगर मेरी पोजीशन में एरर मैंने कम कर दिया, मोमेंटम में एरर मतलब स्पीड में अगर मैंने काफी प्रिसाइज हो गया तो डेल्टा पी छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बड़ा हो जाएगा। तो हमारा क्या मतलब है कि भाई वहां पर अगर किसी पार्टिकल की स्पीड हमने काफी प्रिसाइजली पता करने की कोशिश करी तो उसकी लोकेशन पता होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या ऑन दी अदर हैंड कि उसकी लोकेशन यदि मैंने काफी प्रिसाइजली पता कर ली जो, तो ताकि डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो जाए, तो डेल्टा पी यानी कि स्पीड पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे एकदम सर्कुलर नहीं बनेंगे। यहाँ पर क्या बनता है कि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और कुछ पे कम होती है। तो जहां पर मान लो कि ये कोई पोजीशन है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा सर, है, तो हम इको हो रहा सर। इको हो रहा है तो हाँ सही है। हेलो हाँ। हेलो हेलो, माइक चेक। सही। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट, किसी ने ये स्पीकर पे लगा रखा है, ये तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। इसको ना स्पीकर पे लगा रखा है और माइक भी ऑन कर रखा है, तो दोनों पाप उसने एक साथ ही कर दिए। तो ये कौन प्राणी है? अब ठीक लग रहा है मुझे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि सर्कुलर में है। उसका क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि इस रीजन में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। बात समझ में आ गई है क्या?
हाँ है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्लाउड था, इस क्लाउड में अपना बेचारा जो एक्सेलरेटेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन आया, और आया तो बड़े शान से इसने बोला कि मैं इससे टकरा रहा हूं, मेरे इससे टकराने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और ऐसी पॉसिबिलिटी हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो जाए, नॉक आउट हो जाए, नॉक आउट हो जाए, है ना। कल हमने कौन सा लिया था, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन लिया था, अब मैंने यहाँ का ले लिया, क्यों, अरे कोई सा भी नॉकआउट हो सकता है, अपने के हाथ में थोड़ी ना है कौन सा नॉकआउट होना है कौन सा नहीं होना। तो अब क्या होगा, ऐसे कई सारे ऑर्बिटल बाहर है, अब यहां से नॉकआउट हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ क्या बन एम्प्टी गया, एम्प्टी वैकेंट स्पेस बन गया है, वैकेंसी बन चुकी है। और वैकेंसी बन गई तो ऊपर वाले क्या बोलेंगे, अरे हम फालतू में इतना किराया देके यहाँ बैठे हुए हैं, हम सस्ते में नीचे चले जाते हैं, अपनी एनर्जी अभी ज्यादा है, क्यों ना हम अपनी एनर्जी कम कर लें। कोई भी चाहता है स्टेबिलिटी बढ़े जीवन में भी और इलेक्ट्रॉन में भी, तो स्टेबिलिटी बढ़े तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा, एनर्जी कम करेगा तो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करेगा, जब ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी कम होगी, रिलीज करेगा यहाँ से ना, ऐसे क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ हमारा, बोलो एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस हो तो रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। अब ट्रांजिशन की एनर्जी क्या जेड पर डिपेंड करती है, हाँ बिल्कुल करती है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस पर डिपेंड करेगा, जेड जेड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म, यानी कि मान लो यहाँ पे मैंने टंगस्टन लिया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पर मैंने आयरन लिया तो मान लो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कुछ और दिखने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर। तो इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे एटम को चेंज किया गया वैसे वैसे एक्सरे अलग अलग आ रही है। इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एटम पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एटम का गुणधर्म है। एक एटम को चेंज किया तो उसका एक्सरे चेंज होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बात समझ में आई क्या। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, अच्छा इस चीज को मैं लिखवा देता हूं, चलो पहले लिख लेते हैं। लिखो, when accelerated electron, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, डायग्राम तो बना लिया था ना आपने। हाँ हाँ लिखें, when accelerated electron when accelerated electron collides with an electron in the orbit, and knocks it out of the atom, then electron from higher energy state transitions to lower energy state, releasing some energy in the form of X-ray, and this X-ray is known as, and
This X-ray is known as characteristic X-ray. This X-ray is known as characteristic X-ray. फिर उसके बाद में अपन ने ये लिख लिया था ना, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्टार का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना, ये लिख लिया था अपन ने। हाँ हाँ लिख सर। लिया। ठीक है, फिर जेड स्टार अपन ने क्या बोला था, जेड माइनस बी बोला था। बी B. क्या था, स्क्रीनिंग फैक्टर। Screening effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट। फैक्टर, इफेक्ट नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो फैक्टर बना स्क्रीनिंग फैक्टर कहा था। अब स्क्रीनिंग फैक्टर क्या कांस्टेंट बनता है? हाँ। नहीं, नहीं मान सर। लो अपना अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन का अनुभव करना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा, ठीक है, हाँ सर। तो स्क्रीनिंग फैक्टर इसके लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां वैकेंसी हो जाती है, जैसे कल मैंने लिया था, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लेना पड़ेगा, जो कि इसके कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, कम है। तो रिपल्शन कम है तो स्क्रीनिंग फैक्टर भी कम होगा। कम होगा। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशन बी की वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट लिखें, द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, the wavelength of characteristic X-ray depends on the wavelength of characteristic X-ray depends on nature of target nature of target material, nature of target material, and it does not depend on and it does not depend on क्या लिखूं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर देना है, सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि भाई हमारे पास ये क्या है, ये कई सारे ऑर्बिट बने हुए, ऑर्बिट बने हुए अपन बोलते हैं कि LMN, इस तरह से कुछ हो रहा है। अब देखो हुआ क्या कि मान लो यहां वैकेंसी बन गई, किसमें, K में। तो K में वैकेंसी बनी तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, क्या L से नीचे आ सकता है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो ना भाई। हाँ सर। बिल्कुल आ सकता है। क्या M से नीचे आ सकता है? बिल्कुल हाँ आ सकता है। वो जो भी कन्वीनियंट बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आ जाएगा। तो देखो आया किसमें, K में आया, आया किसमें, K में आया। तो K में यदि आता है और वो भी एकदम इमीडिएट वाले से यानी कि L से, तो उसको अपन बोलेंगे K में आया तो K लिख दिया, और एकदम पास वाले से आया तो अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इस वेवलेंथ को, इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ को अपन किस नाम से जानेंगे, बोलो, के अल्फा। के अल्फा। अच्छा, अब देखो ये वाला जो ट्रांजिशन हुआ वो कहाँ में इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, के में है, तो इसका नाम भी के तो लिखा ही जाएगा, लेकिन बीटा लिख, बेटा। बिल्कुल सही। अच्छा चलो मान लो वैकेंसी अगर यहां हो गई और इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, तो L इलेक्ट्रॉन अल्फा। एक तो ऐसे L हो अल्फा। सकता है, ऐसे हो सकता है, बीटा। तो बहुत समझदार तो L हो ही alpha, ना, L beta. एल अल्फा एल बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण संस्कार किया जाता है कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, इन ट्रांजिशन से जुड़ी हुई, इन ट्रांजिशन से जुड़ी हुई वेवलेंथ को हम के अल्फा, के बीटा, डेल्फा, एल बीटा के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार से एम अल्फा, एम बीटा, एन अल्फा, एन बीटा ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ ये ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन मोस्टली हमारा इन चारों से ही काम हो जाता है, इसके अलावा जनरली पूछा मतलब बात ही नहीं करते हैं, जनरली इसमें अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो अपन सेकंड पॉइंट में ऐसा ड्रॉ करके बना ले,
हो गया सर। फॉर के सीरीज मतलब के अल्फा के बीटा टाइप्स के लिए लिखा जाता है b इज इक्वल टू 1। अब ये सर कैसे आ गया, है ना, ये कैसे आ गया ये समझते हैं। तो वापस हम आते हैं किसमें, इसमें कि अल्फा का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन कूद के आया, इसका मतलब ये वाला ट्रांजिशन, ठीक है। और जब ये ट्रांजिशन हुआ होगा तो वैकेंसी कहां पड़ी होगी बताओ, जब ये ट्रांजिशन हुआ उससे पहले वैकेंसी कहां होगी, ट्रांजिशन से पहले के में शेल में रही होगी, तभी जाके तो वो नीचे आ सकता है, अदरवाइज तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब यहां पर वैकेंसी हो चुकी है, इसका मतलब के शेल में इलेक्ट्रॉन बचा कितना, अब एक बचा हुआ है। तो इसका मतलब इस बेचारे को इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन झेलना पड़ेगा। यदि ये नहीं होता तो हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन होता। बात समझ में आ रही है? नहीं। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता जो यहां से यहां कूद के आ रहा है, तो हाँ, इस हाँ। इलेक्ट्रॉन पर z प्रोटॉन जो यहां बैठे हुए होते उनका अट्रैक्शन होता। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाँ। लेकिन हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं और अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे अंदर आने से रोकेगा। और ये इलेक्ट्रॉन है कितना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं इफेक्टिवली अगर Z देखूं तो ये जो Z है उसमें से एक चार्ज अगर कम कर दिया जाए तो इफेक्टिव Z मेरा Z-1 बन जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। वापस में देखो, न्यूक्लियस होता सिर्फ मान लो, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, Z प्रोटॉन होते हैं, और चार्ज कितना होता है, Ze चार्ज होता, पॉजिटिव वाला, है ना। आसपास में कहीं से कहीं तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास पूरे सिस्टम में, एक ही इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर रहे हैं, आंखें बंद करके सोच लो, ठीक है। अब देखो कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो उस पर मात्र और मात्र अट्रैक्शन होता किसका, इसका। लेकिन हम इस बात को भूल तो सकते नहीं कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। हाँ। और इनफैक्ट जब ये नीचे कूद रहा होगा तो ये कहेगा कि भाई इतनी नजदीकियां अच्छी नहीं है, तुम मुझसे दूर जाओ, बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ, बोले। तो इसका मतलब ये क्या बोलेगा, रिपल्शन करेगा। इसका मतलब इसके नेट अट्रैक्शन में कमी कर देगा। बोलो बात हाँ समझ में सर। आती है? और नेट अट्रैक्शन में कमी कर देगा तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर कमी हुई है, तो मैं यहाँ पर नेट इफेक्टिव चार्ज अगर देखूं तो Ze तो पॉजिटिव था, -E कौन सा, वो इलेक्ट्रॉन वाला, तो मैं क्या बोलेगा यहाँ से Z-1 इंटू E इफेक्टिव जो इसको अट्रैक्शन जो दिख रहा है वो इतने चार्ज का इफेक्टिव अट्रैक्शन दिख रहा है। बोलो बात समझ में आती है? हाँ। ठीक है, सबको सबको समझ में आया? तो यहां से देखो के अल्फा या के वाली सीरीज के लिए जो हमारा इफेक्टिवली बी बन चुका है वो बन चुका है 1। और ये बात पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सवाल में जनरली हम नहीं देते हैं इस b इक्वल टू के वाले के लिए b की वैल्यू जनरली सवाल में नहीं दी जाती है। कोई दूसरा होता L M वगैरह कुछ होता तो सवाल में दे देते हैं, लेकिन के सीरीज के लिए b की वैल्यू हमें ध्यान रखनी होती है। बात समझ में आई? बोल दो हाँ। सर पर वो बस के अल्फा के लिए ना? नहीं, ये सभी मतलब ये अपना ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भले ही, लेकिन ये सभी वैल्यूज जो आ रही हैं वो तो हमारे एक्सपेरिमेंट से बनी है। ओके ओके। तो सभी ये जो आया है वो हमारे पास बन चुका है कि भाई सभी के सीरीज के लिए अपने पास b इक्वल टू 1 लिखा जाए। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़े। हाँ। ओके, चलो एक सवाल करते हैं। फॉर एन एटम with Z equals to 57, K alpha wavelength is equals to lambda। तो आप बताइए for an atom with Z equals to 29,
कि अल्फा वेवलेंथ क्या लिखा जाएगा? फोर लैम्डा। टू लैम्डा। हाँ जी, कोई किसी ने आंसर बताया क्या? ये इको आ रहा है किसका? ओमकार शायद अपना माइक की वजह से आ रहा है। आप सही। फोर लैम्डा। 4 लैम्डा, ओके 4 लैम्डा सही है, 4 लैम्डा सही है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है भाई इसकी वैल्यू क्या है, मैंने मान लिया x है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्टार का स्क्वायर, यानी कि 57 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अल्फा है मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, 2 से 1 हुआ, तो लिखा जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। 1/x इज इक्वल टू क्या लिखूं, ये लिखा जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से रेशियो लेंगे, तो रेशियो अगर खेलते हैं तो ये रेशियो मैंने ले लिया, तो ये पूरा मसाला कट जाएगा, तो इसको काट दो, इससे ये कट गया, r से r कट गया, तो यहां से आता है x/लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ गया x बराबर 4 लैम्डा। समझ में आया? और यहाँ तो बोल दो। यस सर। अच्छा बताओ कि जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर 57 से 29 किया, तो जो इसका के अल्फा है, के अल्फा वेवलेंथ है, वो बढ़ गया है या कम हो गया है? बढ़ गया है। और अगर वेवलेंथ बढ़ गया है तो हमारा तो एक्सरे का रेंज क्या था बोलो? 0.1 से 100। 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि भाई z कम करने की वजह से अपना ये जो अपना x बना है वो उस रेंज से ही बाहर चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम हाई एटॉमिक नंबर लेना प्रेफर करते हैं ताकि वो उस रेंज में फिट हो जाए। बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफ बनाते हैं जिसकी मदद से अपना ऋषिकेश का डाउट खत्म हो जाएगा। ये है अपना लैम्डा और ये है अपनी इंटेंसिटी। तो इस ग्राफ में देखा गया कि ये जो ग्राफ है एक पॉइंट से शुरू होता है और उसमें कुछ इस प्रकार के सीन बनते हुए पाए गए। अब हम समझते हैं कि भाई ये ग्राफ जो है वो क्या है, मतलब हमारी जो एक्सरे बाहर आ रही थी ना, कुलिश ट्यूब से जो एक्सरे बाहर आई उसका हमने ग्राफ बनाया। किसका? इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, कि भाई ये क्या दिखा रहा है कि इस लैम्डा के लिए कितनी इंटेंसिटी अवेलेबल है, इस लैम्डा के लिए कितनी इंटेंसिटी अवेलेबल है, इसका ग्राफ हमने बनाया। बात समझ में आती है? तो ये जो पॉइंट है, क्या इससे कम लैम्डा पॉसिबल है इस ग्राफ में? नहीं सर, नहीं है। तो क्या कोई बता सकता है इसका नाम क्या रखा जाए? लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम, यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ या मतलब मिनिमम वेवलेंथ जो हमने निकाला था, कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो एकदम मजे से ग्राफ आगे बढ़ रहा था एकदम कंटिन्यूअसली, फिर एकदम से खचाक खचाक दो मेरे सींग आ गए।
फिर मैंने देखा तो अरे फिर खचाक खचाक फिर 2 सींग आ गए। तो क्या कोई मतलब बता तो नहीं सकता, मैं बता देता हूँ मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ये हमारे पास लैम्डा एक ऐसा बना हुआ है स्पेशल लैम्डा जिसमें कि इंटेंसिटी एकदम चकाचक ज्यादा बढ़ गई है, मतलब आसपास की वैल्यू से ज्यादा हो गई है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना? इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर लैम्डा ऐसे बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर लैम्डा ऐसे बन रहे हैं जो कि इंटेंसिटी जनरल आसपास की वैल्यू से ज्यादा आ रही। तो इसको ऐसे समझो कि हमारे पास 2 प्रकार की एक्सरे हैं। कौन सी है? एक तो कंटिन्यूअस और एक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। तो जब कंटिन्यूअस होती, सिर्फ कंटिन्यूअस को देखा जाए तो हमारे पास क्या दिख रहा था कि भाई एक तो लैम्डा मिनिमम है और इससे कम लैम्डा संभव है नहीं, पॉसिबल है नहीं, और उसके अलावा सभी लैम्डा जो है हमारे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिख जाता। लेकिन साथ में हमारे पास कौन है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं। तो मान लो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कुछ था हमारे पास 50 एंगस्ट्रॉम था, है ना? ये यहाँ पर कहीं 50 एंगस्ट्रॉम में मान लेता हूँ, है ना? 50 एंगस्ट्रॉम मैंने बोल दिया। तो हमने देखा कि 50 एंगस्ट्रॉम पैदा करने के 2 सोर्सेज हैं। एक तो कौन सा है? जो कंटिन्यूअस वाला है, वो तो है ही, और साथ ही साथ कौन सा है? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए यहां पर 50 एंगस्ट्रॉम से जुड़ी हुई इंटेंसिटी जनरली थोड़ी सी जो है ज्यादा बन जाती है आसपास की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। बोलो बात समझ में आती है? अच्छा। तो ये जो सींग है वो किस बात को हमें पहचान देंगे? ये कौन सी वेवलेंथ होगी? ये जो सींग बने हुए, सींग समझते हो ना? नहीं सर। अबे सींग नहीं समझते तुम लोग? एक बार हाँ बताओ। हाँ अरे गाय की सींग बाबा सिंह। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो एक बार बता दो 15। तो अब वापस से बताना पड़ेगा। तो ये सींग जैसा दिखा ना? हाँ सर। हाँ। अब देखो कि यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है, मान लो 50 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम पैदा करने के 2 तरीके हमारे पास बने हुए हैं। कौन सा? एक तो कंटिन्यूअस वाला और दूसरा कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक वाला। तो 50 वाले की इंटेंसिटी अपने आसपास वालों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको 2 प्रकार से बन रहा है, वो 2 सोर्स बने हुए हैं उसको बनने के। तो ये जो सींग बना है, शिंग बना है, वो जो है किस बात को दिखा रहा है? कि ये ऐसा वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। और इसका मतलब ये कौन सा वाला वेवलेंथ कहा जा सकता है? 50 एंगस्ट्रॉम। सर वो तो दोनों रहेंगे ना? दोनों रहेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहा जा सकता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक ऐसी वेवलेंथ है जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन की वजह से बनी हुई है। कंटिन्यूअस तो है ही मेरे, लेकिन ये एक ऐसी वेवलेंथ और भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एटम स्पेसिफिक है। एटम चेंज किया तो वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये जो सीन बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बोलो बात समझ में आई? अब देखो कि इनमें से ये जो 4 सींग है ना, 4 सींग, उसमें कोई तो के अल्फा होगा, इनमें से कोई के बीटा होगा, इनमें से कोई एल अल्फा होगा, कोई एल बीटा होगा। किसी ने हैंड रेज किया है? बताओ, कोई डाउट हो? माइक ऑन करके पूछ लो बच्चा। बोलो बोलो। नहीं कोई पूछता है, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ ऋषिकेश, अब अपना तुम्हारा डाउट खत्म हो गया कि सर पहचानेंगे कैसे कि अपना, है ना? अब समझ में आ गया ना? हाँ। तो सब चीजें होंगी टाइम के साथ होंगी सब, चलो। लेकिन अच्छी बात है तुमने पूछा, कम से कम वहां तक तो सोच पाए। बाकी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई नाश्ते में क्या बन रहा है, आज तो उपमा मिलेगा कि पोहा मिलेगा, है ना? नाश्ता मिलेगा कि नहीं वो कंफर्म है सर? कंफर्म। नाश्ता मिलेगा कि नहीं वो कंफर्म नहीं है। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? हाँ हो गया नाश्ता, हो गया। अच्छा नाश्ता हो गया है। अच्छा मतलब ये तो उन लोगों में से है कि भाई सबसे उठते पहले तो पहला काम तो इसका ये होता है कि खाओ पियो, उसके बाद जो है बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी कि भाई पहले तो खाना पीना खिलाओ, कि उठो, ब्रश ब्रश किया नहीं किया? चलो सही है। तो कॉलेज में एक्चुअली ना 2 प्रकार के लोग मिलेंगे।
कॉलेज में एक्चुअली तुम्हें दो प्रकार के लोग मिलेंगे, क्योंकि अपना जो नाश्ता होता है, जहां तक मुझे याद है, कितना 7:30 से 9 बजे होता था हमारा, 7:30 to 9, है ना, 7:30 to 9 होता था। और तुम्हारी जो क्लास पहली शुरू हो जाएगी वो 9 o'clock शुरू हो जाएगी जब आप IIT में जाएंगे। तो ऐसा शेड्यूल होता है कि आपके पास 7:30 से 9 बजे का टाइम है नाश्ता करने का, और उसके बाद में इतना। तो अपना दो प्रकार के लोग होंगे, जैसे कि अपना ये जो भी था, ये TGF GF जो भी नाम लिखा हुआ है इसमें, तो ये भाई साहब तो सबसे पहले 7:30 बजे पहुंचने वाले होंगे, है ना। ये उन लोगों में से होंगे जो 7:30 बजे पहुंचेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बस अब 9 बजे क्लास है तो 8:45 पर उठ गए। सर और जैसे यहाँ पर नाश्ते में कहीं ब्रेड दिख रहा है, कुछ सैंडविच वैंडविच तो हाथ में लेके चलते हुए जा रहे हैं। तो दो प्रकार के लोगों में हम कर सकते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लोगों का कि भाई वो जो अगर लेट उठना है तो लेट ही उठेगा। और बाकी ये तो कुछ लोग, इनका भी कैरेक्टरिस्टिक ही है, ये भी, इसको जनरल नहीं कह सकते, ये भी कैरेक्टरिस्टिक। तो काफी मजा तो आएगा कॉलेज में, है ना। नाश्ता वगैरह भी अच्छा होता है और काफी चीजें होती हैं वैसे तो, है ना। जिम विम भी होता है, सुबह सुबह जा सकते हो अगर जाना हो, मजा आएगा, है ना। तो चलो भटक जाएंगे वापस से अब नाश्ते उसमें, अपन वापस से एक्सरे पे आते हैं। सर एल बीटा तक ही रहता है क्या? नहीं, और भी रहता है, लेकिन जनरल हमारा एल बीटा से ऊपर कभी जाने का सवाल में मिलेगा नहीं, ठीक है सर, है ना। तो अब देखो हम हाँ इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये 4 सींग है, इनमें से कौन सा किसके पास में होगा। के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, पहचानो इनमें कौन है डॉन। क्या अल्फा सबसे टॉप वाला? मतलब मैं नंबर दे देता हूँ ताकि आपको बताना आसान हो जाए। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सर के अल्फा 1 सर। के अल्फा 1 और के बीटा 2। के बीटा 2। नहीं नहीं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। कम होगी। और के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा में ट्रांजिशन सोचिए कौन कौन से हो रहे हैं, तो अपने आप दिमाग में बत्ती जल जाएगी। 2 ये रिंगा 1 के 2 एल अल्फा रिंगा 1 के अल्फा या 2 के अल्फा। 2 किसने बोला? 2 किसने बोला? कौन है? 2 के अल्फा रिंगा 2 के अल्फा रहेगा। 2 तो के ये किसने? दुर्गेश ने बोला। हाँ अल्फा। हाँ दुर्गेश, तुमने ही बोला ना। हाँ तो चलो इसकी थॉट प्रोसेस बताओ दुर्गेश कि आपने 2 को के अल्फा क्यों कहा। ये आंसर सही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा आपने क्यों कहा। एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा तो लैम्डा तो कम हो जाएगा ना, तो 1 होना चाहिए था फिर इस हिसाब से। तो हाँ जी बोलिए। कह दो। सबसे ज्यादा होगा के हाँ जी? बीटा में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। के बीटा में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर साइड बाय साइड आपको ट्रांजिशन भी लिख देता हूँ। इसमें ट्रांजिशन कहाँ से हुआ? 2 से 1 में हुआ। के बीटा में कहाँ से हुआ? 3 से 1 में हुआ। एल अल्फा में 3 से 2। एल बीटा में 4 से 2। 4 से 2। बोलो समझ में आता है इधर? अरे ये पीछे पलट के देख लो, ये रहा, ये रहा, ये बना हुआ है ना। क्लियर नहीं आ रही सर। अरे आवाज है कुत्ते को, मतलब कुत्ते की हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। तो के अल्फा, के बीटा की ट्रांजिशन अब लिख दिए। अब इसमें से देख के बताएं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं देख सकता हूं कि सबसे ज्यादा तो इसकी होगी। तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसका लैम्डा कम। इसका लैम्डा कम तो सबसे लैम्डा कम किसका है? 1 नंबर का। तो मैं बोल सकता हूं 1 नंबर इज इक्वल टू के बीटा। अब देखते हैं फिर उसके बाद सब एनर्जी किसकी आएगी? के अल्फा की आएगी। तो मैं बोल सकता हूं 2 इज इक्वल टू के अल्फा। अब ये सीन नंबर 3 और 4 के पास आते हैं। तो 3 और 4 में लैम्डा कम किसका? 3 का। तो एनर्जी ज्यादा किसकी? 3 की।
3 का लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो इन दोनों में से अब देखो 4 किसकी एनर्जी ज्यादा, 4 से 2 वाले की, यानी कि 3 नंबर किसका होगा बोलो, एल बीटा का, और 4 नंबर होगा एल अल्फा का। बोलो चमका एकदम, चमका। चमका ना? ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। तो ये चीज खुद से लिख पाएंगे या मेरे को लिखवानी पड़ेगी? लिखवानी पड़ेगी, गधों लिखो। ये ग्राफ तो बना लो, है ना, ये ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद में ये लिख लेना कि के अल्फा का मतलब कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, के अल्फा का मतलब ये ट्रांजिशन। ठीक है, चलो पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाते ही फिर मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या लिखना है। हो गया सर ग्राफ? ग्राफ बन गया, फिर आप इसको बना लो कि के अल्फा मींस ट्रांजिशन कौन सा, 2 से 1, के बीटा मींस ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, 3 से 1, एल अल्फा मींस ट्रांजिशन इज 3 to 2, एंड एल बीटा मींस ट्रांजिशन इज फ्रॉम 4 to 2। ठीक है, इतना हो गया। हाँ सर। तो हम यहां से देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ के बीटा, ऑर्डर बनाना चाहते हैं हम इसका एनर्जी का, तो एनर्जी ऑफ के बीटा सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन लिखूं, एनर्जी ऑफ के के अल्फा। के अल्फा, फिर उसके बाद किसकी एनर्जी होगी, के एल बीटा। एल बीटा। एल बीटा, और बचा कौन, एल अल्फा, तो अल्फा। एनर्जी ऑफ एल अल्फा। तो इस प्रकार से हमारे पास एनर्जी का रिलेशन बन गया है। एनर्जी का बन गया तो लैम्डा का क्या होगा, इसका एकदम उल्टा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा ऑफ के बीटा सबसे छोटा होगा, लैम्डा ऑफ के अल्फा उसके बाद, फिर आएगा उससे बड़ा लैम्डा ऑफ एल बीटा, और उसके बाद आएगा हमारा लैम्डा ऑफ एल अल्फा। बात समझ में आ रही है? यस। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देखो, सबसे छोटा जो वेवलेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे, सबसे छोटा वेवलेंथ है 1 नंबर, उसको बोलेंगे के बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो वेवलेंथ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, के बीटा बोलेंगे, के अल्फा बोलेंगे सॉरी। फिर उसके बाद जो वेवलेंथ आएगा उसको हम एल बीटा बोलेंगे, और उसके बाद जो वेवलेंथ आएगा उसको हम बोलेंगे एल अल्फा। तो इसको मैं अगर यहां ड्रॉ करूं तो ये बन चुका है के बीटा, के अल्फा, एल बीटा, एल अल्फा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। जोर से बोलो, जय माता। जय माता। जय माता दी। तो यहां से मेरे पास इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ अब मैं वापस से बनाऊंगा। तो अभी मैंने देखो वापस से बनाया, तो ये कुछ इस प्रकार से ये 2 सींग बने, और फिर इसके ऐसे कोई 2 सींग बने। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया कि फिलामेंट करंट इंक्रीज कर दिया। इफ फिलामेंट करंट इज इंक्रीज, तो आप सोचिए ग्राफ कैसे बनना पड़ेगा। सोचिए, हाँ एक जी, बार रिपीट कीजिए। मेरे ये कर Repeat दिया, कीजिए। ये अपना ग्राफ बना दिया जो पीछे बना हुआ था, फिर मैंने कर दिया कि इफ फिलामेंट करंट इज इंक्रीज्ड,
तो ग्राफ कैसा बनता हुआ पाया जाएगा, वो दिखने में कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं होगा? थोड़े सबके लेवल थोड़े थोड़े ऊपर हो जाएंगे, सबके लेवल लैम्बडा थोड़े वो थोड़े ऊपर हो जाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी मतलब लैम्बडा की फिलामेंट बढ़ा रहे, मतलब ये करंट बढ़ा रहे तो ही एमिशन ज्यादा होगा, मतलब बिल्कुल इंटेंसिटी सही, बढ़ेगी। बहुत सही पहुंचे हैं आप, बिल्कुल जहां पहुंचाना चाहते थे वहीं पहुंचे। अब बताइए ग्राफ शुरू कहां से होगा? वहां से होगा। वहां वहीं से से ही होगा, यहीं से, हम्म, या कहीं आगे पीछे से करूं? थोड़ा सा वहीं आगे, से। थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाऊं, राइट। थोड़ा सा राइट में ले जाऊं? नहीं, जो भी बताओ, ऐसे रीजन होगा के सर। साथ बताओ ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि राइट में अच्छा लग रहा है ऐसे राइट में बनाओ, लेफ्ट में अच्छा लग रहा है लेफ्ट में बनाओ, कुछ रीजन होगा ना लैम्डा सर। भाई चेंज नहीं होता फिलामेंट के करंट की वजह से। लैम्डा चेंज नहीं होगा फिलामेंट करंट की वजह से। कट ऑफ सर। कट ऑफ, बिल्कुल सही। अब हुई ना पूरी बात कि कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन डेल्टा वी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिलामेंट करंट। 12400 अपॉन डेल्टा वी, याद आया? यस। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा, लेफ्ट राइट से नहीं कि थोड़ा लेफ्ट ले जाओ थोड़ा राइट ले जाओ, कोई बॉलिंग थोड़ी ना कर रहे हैं कि वहां करनी है, ठीक है ना? फिर यहां पर मैं बोलता हूं, अब ये जो सींग है वो कहीं लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे क्या? हाँ, ऊपर जाएगी सर। नहीं ऊपर तो जाएंगे, ऊपर जाएंगे नो डाउट। अभी तो मेरा बस सवाल ये है कि लेफ्ट नहीं राइट में राइट, लैम्डा का मूवमेंट होगा? नहीं नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पे तो ना डिपेंड करते इंटेंसिटी पे लैम्बडा। ये किस पर डिपेंड करता है? मात्र और मात्र z पर। तो हमारे पास ये वाला मुझे पता था, ये कौन था? के बीटा था। तो ट्रांजिशन 2 से 1 तक 3 से 1 तक होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अब मैंने बस फिलामेंट करंट बढ़ा दिया, फिलामेंट करंट बढ़ाया तो हीटिंग बढ़ गई, हीटिंग बढ़ गई तो थर्माइनिक एमिशंस ज्यादा हो ज्यादा हो गए, थर्माइनिक एमिशन ज्यादा हुए तो टारगेट मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचे तो इंटेंसिटी ज्यादा। बढ़ जाएगी। तो यहाँ ग्राफ जो देखने को मिलेगा ये थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, लेकिन सीइंग जहां थे बिल्कुल वहीं के वहीं रह गए। मतलब लैम्डा की तौर पे कह रहा हूँ, लैम्डा देखो उसका सीइंगों का बिल्कुल वही का वही रखा हुआ है मैंने, ना इधर थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कर रहे हैं कि इधर किया उधर किया, है ना? कि भाई ये जो लैम्डा है ये बिल्कुल वही बना रहेगा, ये जो लैम्डा है वो बिल्कुल वही बना रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा है ना ये तो ये तो सिर्फ और सिर्फ z पर डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से पाया जाएगा। तो फिलामेंट करंट इंक्रीज करने पर ऐसा ग्राफ बनता हुआ हमें दिखेगा। बोलो हाँ। यस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। क्लियर? हो गया। ठीक है, अब अगला लिखते हैं एक एग्जाम्पल। मैं क्या बोलता हूं, के अल्फा के बीटा और एल अल्फा। हाँ, तो बताओ न्यू कौन सा के अल्फा, न्यू कौन सा के बीटा और न्यू कौन सा एल अल्फा, है ना? के हाँ,
तो हमें देखना है न्यू मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू मतलब कौन सी है, फ्रीक्वेंसी है ना। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कि ये वाली कौन सी है, के अल्फा की फ्रीक्वेंसी, ये वाली कौन सी है, के बीटा की, एंड दिस इज एल अल्फा। तो आप बताइए कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका आपस में क्या संबंध होगा, कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ भी जो भी संबंध होगा आप सोच के अगर बता पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। के बीटा की सबसे ज्यादा, फिर के अल्फा की, फिर एल अल्फा की। नहीं वो तो है, ये रिलेशनशिप का मतलब ग्रेटर देन लेस देन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एल अल्फा प्लस के बीटा ये के के अल्फा अल्फा, प्लस ए अल्फा इज इक्वल टू एल अल्फा प्लस के अल्फा इक्वल्स टू के बीटा। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। ये क्या बोले कि देखो यार एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं कि अपने पास कौन है यहाँ पर, एल के बीटा है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, ये हमारे पास ट्रांजिशन कहाँ से 3 कहाँ से हुआ, 1 से 3 से 1 हुआ 3 से होगा। 1, और के अल्फा का मतलब क्या है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ होगा, 2 से 1, 2 से 1 में हुआ होगा। और इसमें एल अल्फा में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ 3 होगा, से 2, 3 से 2 हुआ होगा। तो मैं ट्रांजिशन बना देता हूँ, 1 2 3। ये तो रहा हमारा के अल्फा, ये रहा हमारा के बीटा, और ये रहा हमारा एल अल्फा, है ना, ये रहा हमारा एल अल्फा। तो अब मैं लिखता हूं कि आई कैन से कि यार एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा। देख सकते हो यहाँ से यहाँ की एनर्जी बराबर ये एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी। इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी? किसी का पेट दर्द हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो तो कहाँ जाना है आपको पता है क्या? आपके पास घाटी। नहीं 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 नहीं, अब चलो कोई बात पर भी नहीं सर। किम तो- जोंग मर गया क्या? तो देखो यहाँ एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और ये के बीटा। ये एनर्जी ऑफ के अल्फा क्या लिखेंगे, एच न्यू ऑफ के अल्फा प्लस ये क्या लिखा जाएगा, स्टाइल से लिखेंगे पूरा, एच न्यू एल अल्फा। एच 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 कट गया तो अपना बचा न्यू के बीटा इक्वल्स टू न्यू के अल्फा प्लस न्यू एल अल्फा। इज दैट क्लियर नाउ? यस। ओके, तो अब आएगा हमारा, ये लिखना है क्या आपने को, लिख लिया? हाँ। लिख लो लिख लो जल्दी, लिख लिया ना? नहीं सर। अरे लिखो यार, कितना स्लो हो यार तुम। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? हाँ ये हुई ना बात। अब देखो, अब आता है मॉज़लेस लॉ। इसका नाम सुना है क्या इन भाई साहब का? हाँ सर। मोस्टली। हाँ सर। हाँ, मॉडर्न इसमें क्या मतलब सुना है, मतलब कुछ टेबल में पीरियोडिक टेबल में सुना। टेबल बनाया था। हाँ, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। हाँ, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। फिजिकल एंड केमिकल तो एक्चुअली बता देता हूँ, Properties. ये जो हमारे सर जी हैं ये कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। तो इंग्लैंड से हैं, वो एक्सरे वगैरह पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट करते थे। और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये मैं आपको समय बता देता हूँ, ये जो है बहुत पुरानी बात है। और ये अराउंड जो बात है किस साल के आसपास होगी, कोई गेस कर सकता है? बेस्ड ऑन कि आपको पता है कि ये एटॉमिक टेबल पर इन्होंने कुछ चेंज किया है। 16 1600। अरे गधे। 1920 हाँ जी, 1920 1913 14 के आसपास ये काफी एक्टिव थे। ये 13 14 15 16 के आसपास एक्टिव है ना, इस तरह से जो है एक्टिव थे। तो मतलब ये 1910 12 मतलब इस तरह के आसपास जो है इन्होंने अपना काम किए हुए थे। तो ये जो है रिसर्च स्कॉलर थे, और कहाँ पर थे ये, अपने मैनचेस्टर में थे। मैनचेस्टर सुना ही होगा तुमने? नहीं सर। मैनचेस्टर नहीं सुना? सुना है सर, मैनचेस्टर सुना है। यूनाइटेड तो सबने सुना होता है। एमआईटी मैनचेस्टर एमयू किसी ने नहीं सुना? सुना है सर।
हाँ मतलब सुना है। देखा नहीं वो अलग बात है, लेकिन सुन तो लो भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो सबने सुना होता है, चाहे फुटबॉल देखता हो या नहीं देखता हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मतलब ऐसा क्लब है जो कि सुना ही होता है, जैसे अपना चेन्नई सुपर किंग्स है। सर अभी हाँ। फ्लॉप चालू है, क्या हो गया? अभी फ्लॉप चालू है। अभी शॉप चालू है मतलब? फ्लॉप चालू है, फ्लॉप। अच्छा फ्लॉप चालू है, हाँ वो ठीक है, वो मैटर नहीं करा, लेकिन सुना सबने है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है ना। तो अभी देखो, अब इनकी क्या बात कर रहा हूँ कि 1913-14 की बात है, और ये जो है मैनचेस्टर में जब इनको लगा कि वो जो कॉलेज में यहाँ पर थे उसमें उनको, उसके बाद में इनको ऑक्सफोर्ड में जॉब मिल गई थी, है ना। मतलब मैनचेस्टर जो कॉलेज था वहां से ये ऑक्सफोर्ड में रिसर्च करने के पर्पस से जाने वाले थे। लेकिन ये समय कौन सा है, 1913 और 14, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर, तो ये WW1, तो वर्ल्ड वॉर 1 अब हमारी आ चुकी है। तो अब क्या होते हैं कि सभी जो देश प्रेमी होते हैं उनके पास मौका होता है अपनी देश प्रेमियत दिखाने का, तो ये भी उनमें से एक थे। तो उन्होंने क्या कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली। इन्होंने क्या कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली। और एक मिनट, ये आवाज आ रही है बच्चा पीछे से किसी से। उन्होंने क्या कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली, और एज अ टेक्निकल ऑफिसर। इसमें ऐसे सिर्फ ऐसा आर्मी में एक ही नहीं होता ना कि बस गोली चलानी है, उसमें कई सारी होती है, पूरी सप्लाई चेन होती है, आर्टिलरी होती है, उसको सप्लाई चेन सब कुछ होता है, टेक्निकल पार्ट भी होता है, कम्युनिकेशन भी बनते हैं। तो एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो गोली वोली चलाने से अच्छा है कि वो ज्यादा सुटेबल होते ऐसी जगह पर जो थोड़ा टेक्निकल था, तो वो कम्युनिकेशन ऑफिसर के रूप में थे। तो इनका काम क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना, है ना। तो अराउंड 1916 शायद टर्की में इन भाई साहब को जो है स्नाइपर ने कर दिया शूट। स्नाइपर समझते हो, पबजी खेला है तुमने? हाँ सर, देखा है। हाँ सर, खेला है ना। हाँ, तो पबजी में स्नाइपर भी देखा ही होगा, मतलब करा ही हाँ होगा। देखा है सर। पता है, पता है। हाँ, ये सब चीजें पता होंगी। अभी पूछ लो मोजले ने क्या किया था, तो आधे लोग तो चुप थे, और अब तो सर पता है ऐसी क्या बातें कर रहे हो आप, तो आगे बढ़ो ना। हाँ, तो अब जो है अपने 1960 के आसपास जब ये टर्की में थे, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट टर्की, हाँ, तो टर्की के आसपास जो है इनको बेचारे एक स्नाइपर ने शूट कर दिया, हेडशॉट, है ना, पट से हेडशॉट। तो अब जो है ये तो मतलब प्रॉब्लम हो गई कि यार मतलब ये एक्चुअली इन्होंने जो वर्क किया हुआ था ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। अभी वर्क पर भी आएंगे, पहले मैं ये लाइफ स्टोरी खत्म कर दूं कि टर्की में इनको शॉट हो गया था, और ये एट द एज ऑफ 27 years old, एट द एज ऑफ 27 years old ही डाइड। एंड उनके अब काफी मतलब ऑनररी काफी स्टैच्यूज वगैरह बने हुए हैं, मजाक अब अलग बात है, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था ऑन एक्सरीज एंड एवरीथिंग। तो इसी रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने Z की इंपॉर्टेंस बताई थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद में Z की इंपॉर्टेंस पता लगी थी। मतलब उससे पहले Z यानी कि एटॉमिक नंबर था, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं था। मतलब ऐसे ही था जैसे कि कोई एक्टर बिना बढ़िया मूवी के होता है कि उसको बस घूम रहा है कि हाँ, वो उसको पूछेगा तो कौन है, एक्टर है, क्या काम किया है, कुछ काम नहीं किया, कोई पूछता नहीं था उसको। लेकिन जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने Z का रिलेशन बताया, और बोर का जो मॉडल था उसको थोड़ा सा उन्होंने रीइंफोर्स किया कि हाँ भाई बोर भाई साहब आपकी जो बात है वो सही है। बोर का जो मॉडल है उसको रीइंफोर्स किया। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि थ्योरी दे दी तो थ्योरी देने के बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए होते हैं। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट जो थे एक्सपेरिमेंटल जो कि बोर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक चीज डिफाइन हो गई। तो इससे पहले जो अपनी एटॉमिक जो टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, वो किसके बेसिस पर डिफाइन होती थी? एटॉमिक मास के बेसिस पर, एटॉमिक मास के बेसिस पर डिफाइन होती थी। लेकिन आफ्टर द मोजलेस एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस को, उसके बाद में इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिफाइन होने लगी, अरेंज होने लगी। लेकिन रिमेंबर ये कब की बात है? ये अराउंड 1910 से लेकर 15-16 तक की बात है। तो उस टाइम पर कई सारे एलिमेंट हमारे खोजे नहीं गए थे, डिस्कवर नहीं किए गए थे। तो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने भाई साहब
एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 1 मिल गया, 2 मिल गया और सीधा 4 मिला, फिर बाद में मान लो 7 मिल गया, तो उन्होंने क्या बोल देना है कि भाई साहब यहाँ पर जो बीच में था वो 3 नंबर वाला भले ही हमें नहीं पता अभी, लेकिन बाद में मिलेगा, आप चिंता मत करो, ढूंढते रहो। जगह छोड़ दी है। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या कर दी थी? भविष्यवाणी कर दी थी। किसके बेसिस पर? कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, कि हाँ यार बीच में जो ये मिसिंग एटम्स हैं वो आगे जाके आपको मिल जाएंगे, ये आगे जाके आपको मिल जाएंगे, अभी अपने को नहीं पता है बट यू विल फाइंड देम। हालांकि ये ध्यान रखना, मैंने 3 नंबर बताया, इसका मतलब 3 नंबर नहीं है, है ना, कि पता लगे HHELI लिथियम के पास आके बोलते हो सर ने लिथियम ने बताया था कि ऐसी भविष्यवाणी करती है, ऐसा नहीं है। आई वाज जस्ट गिविंग यू फॉर द एग्जांपल कि ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। और इनफैक्ट ये जो है अगर वो जिंदा होते, मतलब उनका जो ये वर्क है, इट वाज बीइंग कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज एज वेल। तो शायद अब इस बात की ग्रेविटी समझ पाए कि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है बाय द एज ऑफ 27। 27 की साल की उम्र में तुम ऐसे कॉलेज के कितने सारे लड़के घूमते हुए घूमते हुए ढूंढ लोगे जो ऐसा टपरी पे बैठे होते हैं, बस ऐसे बकर काटते होते हैं। ये लोग जो है इन्होंने मतलब कितना 27 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती है, एंड यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज, तो दैट इज ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनीबॉडी। तो आप समझ सकते हो कि भाई इनका जो अचीवमेंट है दैट इज ह्यूज। बट अभी क्या है कि बहुत समय गुजर चुका है, अपन इतना लाइटली ले लेते हैं, इसको बहुत ग्रांटेड में ले लेते हैं कि एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर, लेकिन वो अपने को बता दिया है लोगों ने, तब जाके ग्रांटेड में लेना हमने शुरू किया है ना। अगर कोई किसी को पता ही नहीं होता तो शायद इतना एडवांसमेंट अपना नहीं हो पाता। तो he has huge contribution for chemistry and physics for these periodic tables, and इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सरे से रिलेटेड थे, और एक्सरे में जो रिजल्ट आया था वो किस बात की इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर रहा था? जेड की इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर रहा था। तो एक्चुअली अब अपनी जो क्लास है अपन यहीं तक ही रखते हैं, और मोजलेस लॉ जो है अपन कल और डिटेल में बात करेंगे। और आई होप आपको सब सही लग रहा होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट वगैरह तो नहीं होगा? नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है, अब होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए अपना दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताइए कहाँ तक पहुंचे? एक्सरसाइज खत्म हो गई थी, एक्सरसाइज में कहाँ तक दिया था? 20 तक दिया था, तो आप कर लें 20 से 40। लेकिन इसमें बीच में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल आएंगे, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं लिखा हो, या अपने को कहीं मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, तो वो सवाल अपने को छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? क्योंकि अभी तो अपन 11वीं खत्म करके आए हैं, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए सवाल की जानकारी नहीं है, है ना। फिर मैं आपके लिए मोजले बनूंगा, आपको मैं जानकारी दूंगा, और फिर आप भी सारी चीजें ग्रांटेड में लेके फिर भूल जाएंगे, तब भी याद नहीं रखेंगे, है ना। अरे हाँ तो बोल दिया करो भाई। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये रहा 20 to 40। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कहीं पर दिखे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उस सवालों को अभी छोड़ दें, जब हम करने लायक हो जाएंगे फिर कर लें। ठीक है।